हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड कंटिन्यूइंग विद आवर वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहां बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज चैप्टर के बारे में। दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ द चैप्टर। सो इतना बड़ा चैप्टर पढ़ते पढ़ते, इतने लॉन्ग पैराग्राफ्स लर्न करते करते, समटाइम्स वी टेंड टू मिस आउट ऑन द स्मॉल लिटिल पॉइंट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। और पूरे चैप्टर की रिवीजन के लिए भी ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस एक वीडियो से आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो शायद आपसे मिस हो गए हो। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ ये जो चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है और बहुत सारा डेटा और ट्रेंड्स भी है इस चैप्टर में। तो डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टेबल्स और चार्ट्स हैं उसका एनालिसिस है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सारा डेटा पता होना चाहिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बट हाँ आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, उसका रीजन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि women in rural areas are engaged more in economic activities as compared to the women in urban areas। मतलब रूरल एरियाज में जो women है वो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती हैं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड है कंपेयर टू women in the urban areas। The reason is simple, because of poor economic conditions they are forced to work। वो घर बैठ के अपना गुजारा नहीं चला सकते, इसलिए विमेन को भी ज्यादा काम करना पड़ता है इन रूरल एरियाज। काम करना पड़ता है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होना पड़ता है। सो दिस इज अ ट्रेंड एंड इसका क्या रीजन है वो हमें पता होना चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से यहाँ पर। सो वी हैव during 1718 India had a strong workforce of 471 million। now 471 million मतलब 47.1 crore। और वर्कफोर्स का क्या मतलब होता है? वर्कफोर्स मतलब पीपल हु आर वर्किंग, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। ये 2017-18 का डेटा है, अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके इसी चैप्टर में जो टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, उसी टॉपिक में 2011-12 का भी डेटा गिवन है और उस समय वर्कफोर्स बताई हुई है 473 मिलियन। सो 2 इयर्स का डेटा है हमारे पास। 17-18 में 471 मिलियन एंड 2011-12 में 473 मिलियन। ठीक है, इफ यू कैन रिमेंबर, देन अबाउट 77% वर्कर्स आर मेन एंड द रेस्ट आर वुमेन। तो यहाँ पे एक और हमें ट्रेंड पता लग रहा है कि आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स ज्यादा वर्कर्स मेल वर्कर्स हैं और बाकी फीमेल वर्कर्स हैं। तो मोर मेन आर वर्किंग। इसका भी रीजन अभी हम देखेंगे फर्दर इन द वीडियो। देन ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पर पूछा था एंड मोस्ट ऑफ यू गेव द रॉन्ग आंसर। About 2/5 of the total population in the country is engaged in various economic activities। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 2/5 यानी लगभग 40% लोग जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। वैसे ये मुश्किल नहीं था बताना आपके लिए, क्योंकि आप वर्कर पॉपुलेशन रेशो वाला टॉपिक भी पढ़ते हो इस चैप्टर में। तो वहां भी हम देखते हैं कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज रफली 35-36%। तो वही हो गया रफली 2/5। अगर मैं अभी की बात करूं, आपको डेटा लर्न नहीं करना है, बट अगर आप वैसे गूगल करो तो इस समय जो हमारी वर्कफोर्स है दैट इज रफली 525 मिलियन, और जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की दैट इज अबाउट 1428 मिलियन। तो अगर आप यहां से भी देखो कि कितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, तो 36-37% यहां पर आता है, विच इज रफली 2/5। ठीक है, तो ये आपके लिए बताना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल बच्चों ने गलत आंसर दिया। देन यहां देखते हैं, डैश इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हाउ मेनी आर engaged in economic activities। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वर्कफोर्स या टोटल वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। लेट मी टेल यू, इसका जो एक
टेबल गिवन है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, उसका ट्रेंड आप जरूर कवर करके जाएंगे, जरूर इसे देख कर जाएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रेंड से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, एक ही वीडियो में सभी टेबल्स और चार्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर देख लेना। देन इसी वर्कर पॉपुलेशन रेशो का जो टेबल है उससे हमने ये डेटा लिया है, फॉर एवरी 100 पर्सन अबाउट 35, वही अबाउट 35, 36, 37% रफली इतने लोग जो हैं वो वर्कर्स हैं इन इंडिया। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस ईयर 2017-18 का जो डेटा गिवन है, आउट ऑफ 100 पीपल 35 आर वर्कर्स, टू बी प्रिसाइज 34.7 जो डेटा आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं इन अर्बन एरियाज में जो हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशो है दैट इज 34%, और रूरल एरियाज में 35% इज द वर्कर पॉपुलेशन रेशो। इससे हमें ये पता लग रहा है कि रूरल एरियाज में लोग ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। द रीजन इज अगेन वही, दे आर फोर्स्ड टू वर्क एट एन अर्ली एज। रूरल एरियाज में लोग ज्यादा स्कूल नहीं जाते, कॉलेजेस नहीं जाते, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाते, जाते भी हैं तो बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं काम करने के लिए, बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू वर्क। So this is the reason. People in rural areas have limited resources to earn a higher income and participate more in the employment market. Many do not go to schools, colleges, and other training institutions. Even if some go, they discontinue in the middle to join the workforce. Whereas in urban areas, a considerable section is able to study in various educational institutions. इसलिए वो काम जो है वो लेट शुरू करते हैं। इसलिए ओवरऑल अगर आप परसेंटेज में देखें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी स्लाइट डिफरेंस है कि रूरल एरियाज में लोग ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं। देन दिस वन, women workers account for 1/4 of the rural workforce. मतलब रूरल एरियाज में जितने भी वर्कर्स हैं उसमें से 1/4 यानी कि 25% विमेन है, और अर्बन एरियाज में जितने भी वर्कर्स हैं उसमें से 1/5 यानी कि 20% विमेन है। तो यहां से भी आपको क्लियर होता है कि रूरल एरियाज में ज्यादा विमेन है हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन देन। हियर ये रीजन है इसका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रेंड के लिए। Compared to females, more males are found to be working. ये अभी हमने देखा था कि 77% of the workers in the country are male workers. ये हमारी इंडियन सोसाइटी का एक फैक्ट भी है कि ज्यादा मेल वर्कर्स ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। इवन दो फीमेल्स बहुत ज्यादा काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बट जैसे घर पर तो उसे प्रोडक्टिव वर्क नहीं माना जाता या उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता। It is common to find that families in India discourage female members to work, especially if men are able to earn high incomes. Another reason is that many activities undertaken by women are not recognized as productive work, जैसे services given by housewives, women working at family farms who are not paid for such work, etc. So this is a hard fact that compared to females, more males are found to be working. Because families also discourage female to work, especially if the men of the family are able to earn high incomes. तो ये भी आप ट्रेंड के लिए लर्न करेंगे। Then the difference in participation rates is very large in urban areas. For every 100 urban females, only about 14 are engaged in some economic activities. In rural areas, for every 100 rural women, about 18 participate in the employment market. नाउ अब आप कहेंगे कि अभी फ्यू मिनट्स बैक हमने डिस्कस किया था कि रूरल एरियाज में 25% ऑफ द वर्कर्स आर विमेन, ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में देखें रूरल एरियाज में तो 18% बनता है, 18% विमेन है, और अभी हमने देखा था रूरल वर्कर्स में 25% विमेन है। तो ये क्या हो गया? इज दिस कॉन्ट्रडिक्टरी? द आंसर इज नो। यहाँ पे हम वर्क फोर्स में से देख रहे थे, आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स 25% आर विमेन,
और यहाँ पे हम वर्क फोर्स में से नहीं देख रहे, यहाँ पे हम टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से देख रहे हैं, दैट फॉर एवरी 100 women 18 पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन रूरल एरियाज। तो ये दोनों डेटा डिफरेंट बात कर रहे हैं। आई होप ये छोटी छोटी चीजें आप खुद से नोटिस कर पाते होंगे। और यहाँ पे अर्बन एरियाज में आउट ऑफ 100 women 14 आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी 14%। बट जो पीछे हमने डेटा देखा था दैट वाज अकॉर्डिंग टू द वर्क फोर्स। ठीक है, देन लेट अस लुक एट दिस पॉइंट। Women carry out works like cooking, fetching water and fuel wood and participate in farm labor. They are not paid wages in cash or in the form of grains, and at times they are not paid at all. For this reason, these women are not categorized as workers. तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वो पूछते हैं कि विमेन इतना काम करती हैं बट फिर भी उन्हें हम वर्कर नहीं कंसिडर कर रहे बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उन्हें बदले में वेजेस नहीं मिलती। ऑल राइट, उसके बाद नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी आपको कहा था कि रूरल एरियाज में विमेन वर्कर्स ज्यादा हैं कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज। अगेन सिंपली बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस दे आर फोर्स्ड टू वर्क। अगर वो घर पे ही बैठी रहेंगी तो गुजारा नहीं चल पाएगा। Then, when a worker is engaged by someone or an enterprise and paid his or her wages on a regular basis, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ये एक MCQ की फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज उन्हें कहा जाता है जो किसी एंटरप्राइज में या किसी पर्सन के लिए काम करते हैं और उन्हें रेगुलर बेसिस पे वेजेस मिलती है। नाउ ये जो दो चार्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रेंड आप देखकर जाएंगे। इसमें बात हो रही है कि अर्बन एरियाज में लोग किस तरह की एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा एंगेज्ड हैं और रूरल एरियाज में लोग किस तरह की एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जैसे अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा रेगुलर सैलरी जॉब्स में एम्प्लॉयड है क्योंकि इस तरह की जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं, और रूरल एरियाज में लोग ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, खुद के फार्म पे वो फार्मिंग कर रहे हैं या खुद की कोई छोटी सी दुकान है या फिर कुछ सामान वो बेच रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा पॉपुलर है रूरल वर्कर्स के बीच में। देन ये है कि मेल वर्कर्स ज्यादा किस तरह का काम करते हैं और फीमेल वर्कर्स ज्यादा किस तरह का काम करती हैं। दोनों में ही जो मेजॉरिटी है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों में ही जो मेजॉरिटी है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है मेल वर्कर्स में भी और फीमेल वर्कर्स में भी। सेकेंड नंबर पे आ जाता है कैजुअल वेज वर्क। वैसे मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन, मेल वर्कर्स में जो कैजुअल वर्क है और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है उनका परसेंटेज सेम ही है 24%। बट सबसे ज्यादा पॉपुलर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेल वर्कर्स में भी और फीमेल वर्कर्स में भी, और सेकेंड नंबर पे हम कह सकते हैं कैजुअल वेज वर्क। Alright then, moving on. Number of men workers in rural areas is less than the number of men workers in urban areas. Opposite of what we studied for women workers. Women workers rural areas में ज्यादा है compared to urban areas, but men मतलब male workers urban areas में ज्यादा है compared to rural areas. What could be the reason? Again simple, कि अगर आप एक male हो rural area में and you are willing and able to work, so there is a high possibility कि आप move कर जाओगे to urban area. So it is due to migration that the number of male workers is more in urban areas compared to rural areas. Now this is again very important, jobless growth. इससे related एक पूरा trend है आपकी बुक में, very important, उसका analysis जरूर करके जाना। जॉबलेस ग्रोथ का पीरियड हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड ऑल्सो 1950 टू 2010। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही। तो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, बट लोगों को काम नहीं मिल रहा है उस हिसाब से। देयर इज नॉट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाउ इज दैट पॉसिबल? काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, बट लोगों को इतनी जॉब्स नहीं मिल रही। सो दैट कुड बी ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की जॉब्स यहाँ पर जा रही हैं। तो दिस इज अ सिचुएशन दैट वी सी अ लॉट, जॉबलेस ग्रोथ। देन ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, as this category accounts for more than 50% of the workforce. सेकेंड नंबर पे है कैजुअल वेज वर्क।
बट मैंने अभी आपको बताया था कि कैजुअल वेज वर्क और रेगुलर सैलरीड दोनों ही सेम है परसेंटेज वाइज फॉर मेल वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट वी हैव 24% ईच में। ऑलराइट, उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट दो ऐसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है जो नेचुरल है, दे आर बाउंड टू हैपन, मतलब ये एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी टू सम एक्सटेंट। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या ड्यू टू चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो जो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी में ट्रेंड थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे एटलीस्ट फॉर सम टाइम, जब तक वो न्यू टेक्नोलॉजी नहीं सीख लेते। आई गिव यू वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जाम्पल। जब मोबाइल फोन्स आए और इतने पॉपुलर हो गए तो जो लोग एसटीडी का बिजनेस करते थे, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, उनका बिजनेस तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। तो वो लोग चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए। हम कह सकते हैं दे आर रेंडर्ड स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। ऐसे ही चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड भी होता है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं और कुछ चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं और जो लोग उन इंडस्ट्रीज में काम करते थे उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। सो चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, ये रीजंस होते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशल मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम्स शुरू किए हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो दीज आर सम पॉपुलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। द फर्स्ट वन बीइंग रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। नाम से ही पता लग रहा है दिस इज स्पेशली फॉर पीपल इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब हम चाहते हैं कि लोग खुद का कुछ काम शुरू करें, कोई छोटी दुकान खोल ले या कुछ भी अपना वो काम करें। सेकेंड इज वेज एम्प्लॉयमेंट विच इज कि वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं और उन्हें बदले में मिल रही है वेजेस। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट इन्हीं दोनों पे फोकस करते हैं ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स। तो ये वाली जो पॉलिसी है, ये वाला जो प्रोग्राम है, दिस फोकसेस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम चाहते हैं कि लोग खुद का कुछ काम स्टार्ट करें एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। यहाँ पर जो लोग अपना कुछ स्मॉल एंटरप्राइज या इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं उन्हें मिलती है फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इजी बैंक लोन्स अंडर दिस प्रोग्राम। सो REGP में क्या लर्न करें, दिस इज फॉर रूरल एरियाज इन स्मॉल टाउन्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये है, ये इंप्लीमेंट किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स टू सेट अप अ स्मॉल एंटरप्राइज। देन द सेकेंड वन इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना PMRY। नाउ दिस इज ऑल्सो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि लोग खुद का कुछ काम शुरू करें एंड दिस इज फॉर, इसकी जो खास बात है, दिस इज फॉर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स, चाहे वो रूरल एरियाज में हो चाहे वो अर्बन एरियाज में हो। इसके नाम में भी कुछ रूरल या अर्बन नहीं आ रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना में ये फोकस करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, स्पेशली फॉर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स, चाहे वो रूरल एरिया से हैं चाहे वो अर्बन एरिया से हैं। उन्हें मिलती है फाइनेंशियल हेल्प कि वो अपना कुछ एंटरप्राइज सेटअप कर सके और फिर आगे भी लोगों को रोजगार दे सके। ऑलराइट, उसके बाद इन सभी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आप अपने पास लिख लीजिए ताकि रिवीजन के समय आपको इजी हो जाए। देन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नाउ इसके नाम में ही आ गया शहरी, मतलब दिस इज फॉर अर्बन एरियाज और इसकी खास बात ये है कि ये दोनों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है, तो ये इसकी स्पेशल चीज है। देन इसका जो भी खर्चा है, कॉस्ट है, दैट इज शेयर्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 75% एंड 25%, 75:25। तो इसकी खास बात क्या हो गई, ये अर्बन एरियाज के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए। देन मूविंग ऑन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इन्हीं दोनों नामों में हमें पता लग गया कि एक तो ये रूरल एरियाज के लिए है और स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का रोजगार, यानी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पीपल। ना यहाँ पे हम इंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि वो अपने कोई छोटे छोटे एंटरप्राइजेस खोले, एनकरेजिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस।
पहले क्या होता था, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम था, उसमें सीधा उस इंडिविजुअल या फैमिली को सपोर्ट मिलता था जिन्होंने अप्लाई किया होता था। बट फिर 1990s के बाद जैसे ये जब प्रोग्राम आया, तो अब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल या फैमिली को सपोर्ट मिलेगा, दे आर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि आप आपस में एक ग्रुप बनाएं और अपनी सेविंग्स को पूल करें और उस पूल ऑफ फंड से आपस में ही लोन्स दें, और हम आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। बैंक्स आपको इजी लोन्स देंगे और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। तो इसमें जो खास बात है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और अब ये प्रोग्राम रीस्ट्रक्चर हो गया है एज NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और अर्बन एरियाज में भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है जिसे कहते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो योजना है, ये जो प्रोग्राम है, इसकी खास बात है ये रूरल एरियाज के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, टू सेट अप माइक्रो एंटरप्राइजेस, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात होती है। और अब ये रीस्ट्रक्चर हो गया है एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें भी ग्राम वर्ड आ गया, सो दिस इज ऑल्सो फॉर रूरल एरियाज। इसकी खास बात यह है कि ये वेज एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है, कि आप किसी के अंडर काम करेंगे और फिर आपको रेगुलर वेजेस मिलेंगी। दिस इज फॉर पुअर अनस्किल्ड वर्कर्स, जो काम होगा वो अनस्किल्ड ही होगा, जैसे मैनुअल काम होता है रूरल एरियाज में, लेबर इंटेंसिव काम जहां पे चल रहा है, ज्यादा मशीन्स नहीं यूज हो रही, लेबर इंटेंसिव काम है। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, अगस्त 2005 का ये प्रोग्राम है। इसमें गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलती है फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 डेज इन अ ईयर। जो काम होगा वो अनस्किल्ड सा काम होगा, मैनुअल काम होगा। हर एडल्ट वॉलंटियर को, एक घर में से जो एडल्ट पर्सन होगा और जो काम करना चाहता है, उसे इस स्कीम के अंडर काम मिलेगा। And in 2018-19, nearly 5 crore households have been provided employment under this program. So this is very important. इसको अच्छे से आप prepare करके जाएंगे। Then according to the data collected in 2012, मैंने पहले भी बात की थी इसके बारे में, कि यहाँ पे इस ईयर में हमें जो वर्कफोर्स गिवन है दैट इज 473 मिलियन, यानी 47.3 करोड़। तो इस 473 मिलियन के वर्कर्स में से ओनली 30 मिलियन, विच इज अराउंड 6% लोग ही फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और बाकी 94% यानी 443 मिलियन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। यही है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, विच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। We observe that employment growth has declined in the organized sector and has increased in the unorganized or informal sector. This situation is called informalization of workforce. आपको पता है informal sector क्या होता है? सारी private establishments जहां 10 से कम workers काम करते हैं, उन्हें informal workers कहा जाता है, और इन्हें social security benefits नहीं मिलते, इन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती गवर्नमेंट से, ये अपनी ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नाम अब बदल चुका है, अब हम इसे कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दिस इज द न्यू नेम। डैश इज द मेजर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट लोगों को जो काम देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, वो फॉर्मल सेक्टर है डेफिनेटली। तो सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है फॉर्मल सेक्टर में वो गवर्नमेंट है। द न्यूली इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन द सर्विस सेक्टर। आपको पता है सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हमारी कंट्री में, और वहीं पे ज्यादा जॉब्स अब उभर कर आ रही हैं। देन all the public sector establishments and those private sector establishments which employ 10 or more hired workers are called formal sector establishments, formal sector enterprises या establishments। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। The process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage work is known as
कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। After the workers lost their jobs in 1980s, which city experienced an economic recession and communal riots? इसका आंसर है अहमदाबाद। ये आपकी बुक में एक बॉक्स में गिवन है, अपनी नॉलेज के लिए इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन नाउ दिस ट्रेंड, इसका भी आप एनालिसिस प्रिपेयर करके जाएंगे। इसमें यही बात हो रही है कि फॉर्मल सेक्टर में कितने मेल वर्कर्स हैं, कितने फीमेल वर्कर्स हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में कितने मेल वर्कर्स हैं, कितने फीमेल वर्कर्स हैं। देन दिस इज अ पिक्चर गिवन इन योर बुक, जैसे ब्रिक मेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ कैजुअल वर्क। आपको कभी भी काम से निकाल दिया जाएगा, दिस इज कैजुअल वर्क। देन डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन अर्बन एरियाज। इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड दैट वी हैव बीन गिवन, रेगुलर सैलरीड जॉब्स। Regular salaried jobs is the major source of livelihood in urban areas. Next question. Aarti, a 12-year-old girl, works as a domestic help for Mrs. Sharma. Mrs. Sharma decides to give her rupees 2,000 per month and 2 square meal. Is her decision justified? Absolutely not. Article 24 of the Constitution of India पूरी तरह से इसे prohibit करता है, और वैसे भी 6 to 14 ईयर्स के लिए कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन है, तो आरती को यहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए, उसका ये एक फंडामेंटल राइट है। और वैसे भी चाइल्ड लेबर डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड ऑल्सो देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज एडवर्सली अफेक्टेड। Alright, उसके बाद, suppose you are from a poor family and you wish to get help from the government to set up a petty shop. Under which scheme will you apply for assistance? देखो, आप पुअर फैमिली से हैं, अगर तो आप एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड चाहे रूरल एरिया से हो चाहे अर्बन एरिया से हो, अगर वो पुअर फैमिली से हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंस अंडर प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ठीक है। उसके अंडर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आप स्पेशली रूरल एरिया से हैं तो आप असिस्टेंस ले सकते हैं अंडर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और अगर स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज की बात हो तो हम इसमें कह सकते हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ऑल्सो, ठीक है। तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमें डेटा कहाँ से मिलेगा? ऑफिशियल डेटा, रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, देन NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो रिपोर्ट है ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, या फिर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, या फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कि कितने लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया है विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन MCQ में बन सकता है, यू शुड बी नोइंग दिस। Then the efforts of the government to solve the problem of unemployment, दो तरह के efforts है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके अलावा डेफिनेटली पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी हैं, बट डायरेक्ट एफर्ट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती है। कैसे? गवर्नमेंट ऑफिसेज के थ्रू, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की रेलवेज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, IAS, IRS, IPS, IFS, ये सभी जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, तो गवर्नमेंट इन्हें जॉब्स दे रही है। दिस इज अ डायरेक्ट एफर्ट। देन इनडायरेक्ट एफर्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर अपनी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में प्रोडक्शन बढ़ा रही है, फॉर एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मान लीजिए यहां से स्टील की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो जो एंटरप्राइजेज या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स स्टील को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, तो उन्हें भी इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे और आगे लोगों को भी काम दे पाएंगे। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट एफर्ट। तो दो एफर्ट्स गिवन है आपकी बुक में, इसे पढ़ के जाएंगे। एंड अदर देन दिस, लाइक आई सेड, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, देन वी हैव the process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage work, जो कि casualization of workforce होता है।
दिस वाज नोटिस्ड इन दिस पीरियड 1972 टू 1994। इससे वर्कर्स बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब कभी भी उनका काम चला जाएगा, सो दे बिकम हाईली वल्नरेबल, कभी भी उन पे प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस पीरियड इफ यू कैन रिमेंबर 1972 टू 1994। देन लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स में हम इंक्लूड करते हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं प्लस वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं। सो वर्कफोर्स प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स दो नॉट वर्किंग बट आर सीकिंग वर्क, या फिर दे आर अवेलेबल टू वर्क। सो लेबर फोर्स में वो लोग जो काम कर रहे हैं और वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, बट वर्कफोर्स में सिर्फ वही लोग आते हैं जो अभी काम कर रहे हैं, हु आर एक्चुअली वर्किंग। तो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। देन generally we divide all economic activities into 8 different industrial divisions. Agriculture, जिसे आप प्राइमरी सेक्टर कहते हो, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन, जिसे आप सेकेंडरी सेक्टर कह सकते हो, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और सर्विसेज, जिसे आप सर्विस सेक्टर कहते हो। दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, आप एक बार देखकर जाएंगे। Then the information relating to employment in the formal sector is collected by dash through employment exchanges located in different parts of the country. इसका सही आंसर है Ministry of Labor, Union Ministry of Labor. Interesting question. This is given in your book in a box. Please have a look at this. ठीक है, then this picture is given in your book. Roadside vending, which is related to the change in the structure of workforce in India. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं कि आउटसोर्सिंग की वजह से बाहर की कंट्रीज जो अपना काम आउटसोर्स कर रही हैं टू पीपल इन आवर कंट्री, वो जो लोग हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीलांसर्स जैसे, या स्पेशलिस्ट हैं, वो घर बैठे काम कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का इनफॉर्मल सेक्टर है। तो ये जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है पूरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का, इससे भी कोई चीजें बेटर नहीं हो रही इन द सेंस कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ रही हैं, नहीं, इससे भी इनफॉर्मल सेक्टर में ही जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो ये जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, वहां पे लिखा है, जरूर पढ़ के जाना। देन इन विच ऑफ द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो। देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब अगर आप एक एक्स्ट्रा वर्कर को हायर करते हो तो उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ भी नहीं होगा, जीरो ही होगा। या अगर आप एक वर्कर को रिमूव कर देते हो तो भी जो टोटल प्रोडक्शन है वो सेम ही रहेगी। ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है एग्रीकल्चर में, राइट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था आपके सीबीएसई में ही इन द ईयर 2021, सो इसलिए ये भी आप देख कर जाएंगे, राइट? सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड आपने कुछ नई बातें सीखी जो शायद आपसे मिस हो गई थी। अभी बाकी सभी चैप्टर्स के हिडन जेम्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।